Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course of Zoo Geography. In this lecture, we will discuss branches of zoo geography. Zoo geography has three main branches. Zoo geography को mainly three branches के अंदर डिवाइड किया है. वैसे तो बहुत से ब्रांचेस है जू जियोग्राफी की, तो मेनली उसको तीन ब्रांचेस के अंदर कैटेगराइज किया है. फिर इसके मज़ीद सब ब्रांचेस है वो आगे इंशाल्लाह एक एक को पढ़ेंगे. फर्स्ट अप्लाइड जू जियोग्राफी, सेकेंड काजल जू जियोग्राफी. यहाँ पे लफ्ज़ कैजुअल है लेकिन ये काजल है, इसको ठीक कर दे. थर्ड डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी. अप्लाइड वो जिसमें वो जू जियोग्राफी जिसमें उन एनिमल्स के हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सके जिनकी कोई एप्लीकेशन हो. एप्लीकेशन का क्या मकसद मीन्स कि हम उसको अप्लाई कर सके. किस तरह, यानी जो ऐसे इंसेक्ट्स है या ऐसे एनिमल्स है जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, मेडिकल इम्पोर्टेंस है या उसकी कंजर्वेशन है या उसकी मैनेजमेंट है, तो उसको हम अप्लाइड जू जियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे. आगे इसकी और भी डिटेल मौजूद है. इसके बाद है काजल जू जियोग्राफी. काजल मीन्स काजेस, इन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. कौन से वो फैक्टर्स है कि एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक क्लाइमेट तक, किसी कॉन्टिनेंट तक, किसी एक रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से काजेज हैं, उन सारों को हम काजल जू जियोग्राफी में स्टडी करेंगे. फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव इज़ फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, मीन्स वो जू जियोग्राफी जिसमें हम क्या करें, डिस्क्रिप्शन करें, एनिमल्स की हैबिटाट को स्टडी कर सके, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, दूसरी स्पीशीज़ के साथ क्या लिंक्ड है, ये सारी चीज़ क्या है हम डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी में पढ़ेंगे. सबसे पहले अप्लाइड जू जियोग्राफी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज एनिमल्स विच आर ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस. यानी उन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना जिसका कोई मेडिकल इम्पोर्टेंस हो. क्या हो, मेडिकल इम्पोर्टेंस, इसलिए इसको अप्लाइड कहते हैं. जिस तरह अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसकी कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है ना, जो नॉर्मल उसमें यानी आम लाइफ में उसकी क्या हो, एप्लीकेशन हो, हम उसको इस्तेमाल कर सकें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी. सेकेंडली मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन इट्स नेटिव एरिया, ये भी अप्लाइड जू जियोग्राफी में आता है. यानी उन स्पीशीज़ की जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं. अब वो स्पीशीज़ जो कि क्या है, उन इम्पोर्टेंट है, यूनिक है या इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है, तो उन सारों की मैनेजमेंट करना, उसकी कंजर्वेशन करना, ये क्या है, इसको अप्लाइड जू जियोग्राफी कहते हैं. फिर उसके बाद है इट्स इम्पोर्टेंस इज इमीडिएटली ऑब्वियस वेयर द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च आर पैरासिटिक डिजीज काजिंग और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीशीज़. तो इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे हम उन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं जिसका ताल्लुक, जिस रिसर्च का ताल्लुक हम ऐसी स्पीशीज़ को फाइंड करते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं. क्या होते हैं, पैरासिटिक. तो ऑटोमेटिकली जो पैरासिटिक होते हैं मेडिकली वो इम्पोर्टेंट होंगे. फॉर एग्जांपल मस्कीटो हो गया. इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं जिसकी क्या है, मेडिकली वो इम्पॉर्टेंट है. तो उन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है जो कि क्या हो, मेडिकली इम्पॉर्टेंट हो. तो इन सारी चीज़ों को हम अप्लाइड जू जियोग्राफी में स्टडी करते हैं. इट प्लेज डिसिसिव रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट. इसके अलावा ये एक की रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में. बायोलॉजिकल कंट्रोल आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल वो मैकेनिज्म है पेस्ट कंट्रोल का जिसके ज़रिए से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. पेस्ट जो डिस्ट्रक्टिंग इंसेक्ट्स है, दूसरे एनिमल्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स वगैरह को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको पेस्ट कहते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स यूज़ लाइफ अगेंस्ट लाइफ. यानी पेस्ट को एक तो केमिकली कंट्रोल किया जाता है, उसको केमिकल कंट्रोल जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. अब पेस्टिसाइड के बजाय अगर हम उसकी नेचुरल एनिमीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, वो नेचुरल एनिमीज़ वहाँ की जो पेस्ट होते हैं उसको
खा ले, उसको कंट्रोल करे, उसको एलिमिनेट कर दे, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है ना। कोई पेस्ट है, फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर्स है, तो ग्रासहॉपर्स के लिए कोई इस ऐसे एनिमल्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, लाना, ताकि वो ग्रासहॉपर्स को क्या करे, उसको ख़त्म कर दे, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी पॉन्ड के अंदर, अगर किसी तालाब के अंदर क्या है, वहाँ पे वीड्स है, वीड्स अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ, तो हाँ, उस पॉन्ड के अंदर आप ग्रासकार, टेनोफेरेंगोडॉन एडेला एक स्पीशी है फैशिस की, ग्रासकार जिसको कॉमन लैंग्वेज में ग्रासकार कहते हैं, तो उस ग्रासकार को आप उस पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, उसको उस पॉन्ड के अंदर छोड़ दें, तो वो वीड्स आपको क्या कर देगा, कुछ दिनों के बाद आपको वो वीड्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रासकार उसके ऊपर फीड करता है, फीडिंग के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने बायोलॉजिकली उसको कंट्रोल किया, ना आपने कोई केमिकल यूज़ किया, कुछ भी नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट। इसके बाद है काजल ज़ूजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ द काजेस दैट हैज़ ब्रिंग द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली फाउंड इन प्रेजेंट डेज। उन फैक्टर्स को स्टडी करना जिनकी वजह से ये एनिमल्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, जो कि आजकल हमें मिल रहे। कोई एनिमल अफ्रीका के अंदर, कोई एनिमल अमेरिका के अंदर, कोई एनिमल यूरोप के अंदर, पेलियार्टिक रीजन के अंदर, कोई इथोपियन रीजन के अंदर, कोई ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से काजेज़ है जिसकी वजह से ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस ज़ूजियोग्राफी को हम काजल ज़ूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। In causal zoography, we seek the courses that are or have been operative to bring about the type of animal distribution actually found in present days faunas। यानी वही बात, उन फैक्टर्स को स्टडी करना जिनकी वजह से एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई है। दिस ब्रांच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 branches: ecological, historical, and fourth one is experimental zoography। Ecological zoography is the study of biotic and abiotic interactions that affect the distribution of animals। यानी इकोलॉजिकल जोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक मीन्स जो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के होते हैं, इसके अलावा एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह लाइट है, ऑक्सीजन है, जिस केमिकल, सॉइल, ये क्या है, ये नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इन दोनों की इंट्रैक्शन की वजह से एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या असर पड़ता है। लाजमी बात है, असर पड़ता है, जिस जगह का क्लाइमेट जैसे हो उसके मुताबिक एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। जिस तरह पोलर बियर है, पोलर बियर यानी उसकी बॉडी के ऊपर फैटी लेयर्स होते हैं, फर होते हैं, तो इसलिए वो जो आइस जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। It investigates the analogies between animal communities and similar habitats। यानी सिमिलर हैबिटाट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स जो कि आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कैसी वो एक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। It looks at how animals adapt to the conditions of their native regions। इसके अलावा इकोलॉजिकल स्टडी में एनिमल्स की एडाप्टेशन को स्टडी किया जाता है कि वो उस नेटिव रीजन के अंदर जहाँ पे वो नेचुरली मौजूद है, किस तरह वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इसके बाद है हिस्टोरिकल ज़ूजियोग्राफी, स्टडी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन, एक्सटेंशन एंड डिस्पर्सल ऑफ पर्टिकुलर टेक्सॉन। हिस्टोरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, एक एनिमल की ओरिजिनेशन किस तरह हुई है, ओरिजिन मीन्स कि एनिमल किस तरह आया है, फिर उसकी एक्सटेंशन कैसे हुई। कुछ एनिमल्स है जिसकी एक्सटेंशन हुई है, उनकी एक्सटेंशन कैसे हुई, वो कैसे ख़त्म हुई दुनिया से। एंड डिस्पर्सल ऑफ पर्टिकुलर टेक्सॉन, इसके अलावा पर्टिकुलर टेक्सॉन का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी रैंक पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर रखते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मल यूनिट ऑफ एनिमल्स, जिसको जो सिस्टमेटिस्ट होते हैं और टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, उन्होंने एक यूनिट कंसिडर किया हो। क्या मतलब, कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा क्या है, आपके पास एक टेक्सॉन है। क्या मतलब टेक्सॉन का, मीन्स के कार्डेटा के अंदर सारे वो एनिमल्स आते हैं जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है,
ये की प्रॉपर्टी है फाइलम कॉर्डेटा की। तो कॉर्डेटा आपके पास क्या है, एक टेक्सॉन है। स्पीशीज़ आपके पास क्या है, एक रैंक है। होमो सेपियंस आपके पास एक टेक्सॉन है जिसके अंदर सारे क्या आते हैं, इंसान आते हैं। टेक्सॉन अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक सच स्पीशीज फैमिली और क्लास, इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक, किसी भी रैंक का कोई भी ग्रुप, स्पीशीज, फैमिली, क्लास, ये क्या है, टेक्सॉन। Then experimental zoography, study of procedures that have been used to study the origin, extension and dispersal of animals। अब उन प्रोसीजर को स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव करना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वो प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि हम ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर सकें कि एनिमल्स की ओरिजिनेशन किस तरह हुई थी, एक्सटेंशन किस तरह हुई, फिर वो किस तरह डिस्पर्स हुई मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर। इन सारी चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटल ज़ूजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड इज़ डिस्क्रिप्टिव ज़ूजियोग्राफी। डिस्क्रिप्टिव इज़ फ्रॉम टू डिस्क्राइब इन डिटेल, किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना। देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर हैबिटाट, देयर इकोलॉजिकल रेंज, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव ज़ूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स को भी डिस्क्रिप्टिव ज़ूजियोग्राफी की इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ज़ूजियोग्राफी की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स, एनिमल्स की स्टडी करना, उनकी हैबिटाट्स की स्टडी करना। हैबिटाट्स आप जानते होंगे, द प्लेस, वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं नेटिवली। It has 4 branches: biosynotic, chorology, phonetics, systematic zoogeography. Biosynotics zoogeography, bio means life, co means together. This branch describes all the interacting organisms living together in a specific habitats. इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, यानी एक स्पेसिफ़िक हैबिटाट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है, इनको मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म एक साथ रहते हैं। अब उनकी इंट्रैक्शन को स्टडी करना, उनकी बिहेवियर को स्टडी करना एक साथ, इन सारे चीज़ों को हम बायोसिनोटिक ज़ूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। स्पीशीज़ दैट द स्टडीज़ द geographical distribution and dynamics of life communities, यानी geographical distribution of animals and dynamics of life communities। dynamics का मतलब जो कि हरकत में होते हैं, मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, कोई एक जगह से क्या किसी अदर रीजन में माइग्रेट करता है, कोई दूसरे रीजन से इस एरिया में माइग्रेट करता है। तो इन सारी लाइफ कम्युनिटीज़ को स्टडी करना, उनकी इंट्रैक्शन को स्टडी करना, इसको बायोसिनोटिक ज़ूजियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद है कोरोलॉजी ज़ूजियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल रेंजेस ऑफ एनिमल्स। कोरोलॉजी ज़ूजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की जो जियोग्राफिक रेंज होता है, जियोग्राफिकल रेंज आप लोगों को उस दिन भी जो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जियोग्राफिकल रेंज मीन्स किसी वो एक्सटेंट, वो लिमिट जहाँ तक, जिस एरिया तक एनिमल क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिस एरिया तक उसकी बाउंड्री हो, उसको जियोग्राफिक रेंज कहते हैं। सीक टू अंडरस्टैंड फुली एज पॉसिबल द ज़ूजियोग्राफिकल रेंजेस, मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म किस रेंज तक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। द स्टडी ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशियल इज़ फ्रॉम स्पेस, कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह तक हुई है, कोई एनिमल किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस एरिया तक क्या है, कन्फाइंड है, उसकी बाउंड्री क्या है। एनिमल्स चूज suitable place for survival. For example, some animals are only restricted to Africa, Asia and some America. Phonetic zoogeography, phonetic fauna is from fauna animals, study of fauna of a given area, किसी ख़ास एरिया की फाना को स्टडी करने को फोनेस्टिक कहते हैं। स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी डिफिनीशन है फोनेस्टिक्स ज़ूजियोग्राफी की।
किसी एरिया के अंदर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना या नए जो स्पीशीज़ इवॉल्व होते हैं उनको स्टडी करना स्पेसिफिकली, उसको फोरेस्टिक ज़ूजियोग्राफी कहते हैं। स्टडीज द एनिमल्स स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रेंजेस, यानी एनिमल स्पीशी को स्टडी करना किसी ख़ास रीजन तक, फिर उसकी जियोग्राफिकल रीजन्स को स्टडी करना कि वो किस जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन सिस्टमैटिक ज़ूजियोग्राफी, सिस्टमैटिक इज़ सेपरेट ब्रांच ऑफ zoology, जिसकी डिफिनीशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो किया है। स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की काइंड्स को, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनिज़म्स है, यूनिक ऑर्गेनिज़म, जो वेरिएंट ऑर्गेनिज़म है एक दूसरे से, उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी करना, वेराइटी ऑफ लाइफ को स्टडी करना, फिर एवोल्यूशनरी उसको देखना कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑर्गेनिज़म का कोई आपस में क्या है, रिलेशन है, कोई ऑर्गेनिज़म कहाँ से इवॉल्व हुआ है, किसी एनिमल की दूसरे एनिमल के साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्यों सिमिलरिटी रखते हैं, कुछ करेक्टर्स डिफरेंट हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम सिस्टमेटिक में स्टडी करते हैं। It deals with the spatial distribution of large group of animals such as birds and are carnivorous. इसमें हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल इज़ फ्रॉम स्पेस, जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स हो गए, कार्निवोरस हो गए, इनको लार्ज ग्रुप्स को स्टडी करना, ये हम सिस्टमेटिक ज़ूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। फिर उसकी जब उसको आपने स्टडी किया, फिर उसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन करना, उसकी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना, ये सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक ज़ूजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। Thank you so much. If you have any question regarding the branches of zoogeography, you can ask me anytime. Thank you so much.